तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लिमिट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन से। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि लिम x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 को आप इवेल्युएट कीजिए। ओके, लिमिट्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो भी लिमिट दिया होता है जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में, उस वैल्यू को आप गिवन फंक्शन में पुट करके देख लो। अगर 0/0 आएगा तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और अगर 0/0 नहीं आया तो वो ही हमारा फाइनल आंसर होगा। जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये केस में एक सिंपल सा सम दिख रहा है, कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं हो सकता, तो हम लिमिट के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जहाँ x है वहाँ 3 आ जाएगा, तो ये 3 + 3 ये कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो ये जो 6 है ये हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट वाले केस के लिए। जब तक 0/0 नहीं आएगा तब तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस चालू नहीं करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है लिमिट का, उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि लिम x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। तो ये सेकेंड क्वेश्चन दिया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपली विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। x क्या है, पाई है, तो ये पाई माइनस 22/7। अच्छा, कुछ लोग यहाँ क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लिख देंगे 22/7 माइनस 22/7 दैट इज़ 0 यानी 0/1, नॉट 0/0। लेकिन ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो वैल्यू दिया है वेरिएबल का वही वैल्यू पुट कीजिए, उस वैल्यू को फर्दर सब्स्टिट्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये केस में ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और वैसे आप ये सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो इट इज़ नॉट 0/0, इट इज़ 0/1, ठीक है। 0/1 हमने मैथ्स में पढ़ा है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो करना ही नहीं हमें, तो ये तो साइड में रख दिया। इसका आंसर सिर्फ इतना होगा। अब थर्ड सम, लिम x, लिम है r टेंड्स टू 1, बराबर, वेरिएबल r दिया है टाइम, r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वैल्यू डाल के देखते हैं r का, तो ये आ जाएगा पाई, r क्या है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, ये आ गया सिर्फ पाई। तो यहाँ पर ये केस में आपका पाई फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया लिम x टेंड्स टू 4x + 3 अपॉन x माइनस 2। इस सब में भी हम लोग वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो जब x 4 होगा तो ये 4 और x की जगह 4, ये +3, ये 4 माइनस 2, 16 + 3 अपॉन 2, ये आ गया कुल आपका 19/2। तो 19/2 इज़ योर फाइनल आंसर। 0/0 नहीं आया तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज़ टू 10 प्लस x रेज़ टू 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब ये सम को देख के लगे आपको कहीं ना कहीं हमें इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे वेदर इसको सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब आप x का वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये -1 का टू द पावर 10, नेक्स्ट आएगा -1 का टू द पावर 5 और +1 एज इट इज़, नीचे होगा -1 और -1। अब इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने कहा था कि जब 1 हो और उसका पावर इवन हो, -1 हो, नंबर -1 हो और उसका पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है, +1 आता है। और -1 हो और उसका पावर अगर ऑड है
तो आंसर -1 आता है। ये हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था। तो यहाँ पर ये वाले केस में -1 है, पावर 10 क्या है, इवन नंबर, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये -1 है, इसका पावर क्या है, ऑड नंबर, तो ये आ जाएगा -1 और ये +1 एज इट इज़। नीचे ये आ जाएगा -2। तो कुल मिला के ये आ गया -1/2। तो ये -1/2 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 द होल रेज़ टू 5 -1 अपॉन x। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो अगर हमने x को 0 ले लिया तो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में x की जगह 0 + 1 टू द पावर 5 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा। तो नीचे तो क्लियरली 0 आ गया, ऊपर अब क्या है 1 टू द पावर 5 -1 अपॉन 0। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 हो और प्लस वो तो -1 के लिए था, लेकिन अगर 1 हो और पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। पॉजिटिव के लिए कुछ चेंज नहीं होगा। नेगेटिव जो -1 हो तो उसके लिए चेंज होता है। ये तो 1 रेज़ टू एनीथिंग इज़ 1 और ये -1 अपॉन 0। तो ये फर्दर क्या हो गया, 0/0। तो ये वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लिमिट हमारा असली लिमिट है, क्योंकि ये डिटरमाइन नहीं हो सकता। इसका आंसर आ चुका है 0/0। तो ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये फंक्शन को हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। तो वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। बट ये फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई करूँ उससे पहले कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि x + y द होल रेज़ टू 5, इसका फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, इज़न्ट इट। अगर ये x + y द होल स्क्वायर होता तो हम बोलते x² + 2xy + y²। आ रहा है कुछ समझ में? तो x + y द होल रेज़ टू 5 का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको आपका 11th के सिलेबस में एक बाइनोमियल थ्योरम करके चैप्टर है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, इसी थ्योरम ने सारे फॉर्मूला को जन्म दिया है। जो हमने x + y द होल स्क्वायर सीखा, या फिर x + y द होल क्यूब सीखा, x - y द होल स्क्वायर सीखा, x - y द होल क्यूब सीखा। तो इन जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना, ये होल स्क्वायर वाले, होल क्यूब वाले, इनको जन्म देने वाला यही बाइनोमियल थ्योरम है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि हम लोग x + y द होल रेज़ टू 10, x + y द होल रेज़ टू 20, x + y द होल रेज़ टू 30, इसे याद नहीं रख सकते ना, सबको तो याद नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत पढ़ा, द होल स्क्वायर तक तो हमने कहाँ तक पढ़ा, क्यूब ही तक पढ़ा। अभी तक का जो भी हमारा स्टडीज़ है, हमने क्यूब तक का ही स्टडी किया, बराबर ना। तो बाइनोमियल थ्योरम से मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से आप इन सारे वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप इन सारे वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये सिखाने के लिए चलते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए आप एक जान लो, कुछ बातें जान लो कि अगर x + y द होल रेज़ टू n, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कहता है भाई समेशन ऑफ, यानी समेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ r = 0 टिल r = n। r को 0 से लेके n तक समेशन करना उसका, और ये फॉर्मूला है c n r, फिर ये x n - r, ये वाला x ये है यहाँ पर, और ये y रेज़ टू r। तो ये एक जनरल फार्मूला है। तो अगर मुझे x + y, अगर सपोज़ x + y नहीं, अपना x + 1 है, तो x + y द होल रेज़ टू 5 का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं कहूँगा भाई ये कुछ और नहीं, ये समेशन है r रेज़ टू 0 टू r रेज़ टू 5, r रेज़ टू 0 टू r रेज़ टू 5, क्योंकि n का वैल्यू क्या है बेटा, 5 है। तो जहाँ जहाँ n वहाँ 5,
C5 R X 5 माइनस आर एंड वाई रेज टू आर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज़ को हमें चलना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, आर का वैल्यू 0 से लेके आर का वैल्यू जब तक 5 नहीं हो जाता तब तक। तो हम लोग कैसे कहेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई द होल रेज टू 5, ये एज इट इज़ हो जाएगा, इक्वल टू साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर आप कहेंगे भाई ये समेशन अब हट जाएगा और r का वैल्यू 0 से लेके r का वैल्यू 5 तक बढ़ेगा और बीच बीच में प्लस साइन। तो यहाँ पर अब इसमें आ जाओ, ये पार्ट में आप ये पार्ट को अंडरस्टैंड करो, ये आपका मेन फॉर्मूला है। तो ये 5, ये c, r का वैल्यू 0 पहले, ये x, ये 5, r का वैल्यू 0 और ये y रेज टू 0, उसके बाद एक प्लस साइन आएगा। फिर लिखोगे आप c, ये 5, अब r का वैल्यू 1 होगा, सॉरी r का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x, ये 5, r का वैल्यू 1, ये y, r का वैल्यू 1, उसके बाद प्लस 5c, अब r का वैल्यू 2, x 5 माइनस 2, r का वैल्यू 2, y 2, प्लस c 3, x 5 माइनस 3, y 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद एक और प्लस आएगा, 5c 4, x 5 माइनस 4, y रेज टू 4, प्लस 5c 5, x रेज टू 5 माइनस 5 और y रेज टू 5। तो ये देखो r का वैल्यू 0 से लेके r का वैल्यू 5 तक हमने इसको समेशन किया। अब मैं आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बता दूँ इन फॉर्मूला के बारे में, कि अगर कुछ ऐसा दिखे, ठीक है, ये बहुत अच्छे से नोट कर लो कि अगर आप कहीं पर भी ऐसा दिख गया, NCR, इसका अगर वैल्यू फाइंड करना है, पावर NCR का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो आपको वैल्यू ऐसे फाइंड करना है, n का फैक्टोरियल लेना है, n माइनस आर का फैक्टोरियल लेना है, इंटू r का फैक्टोरियल लेना है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो c दिख रहा है ना, c, ये 5, ये 0, इसका वैल्यू ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। n का फैक्टोरियल, जो भी पावर है 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर ये माइनस करके उसका फैक्टोरियल और इंटू r का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ कांस्टेंट चीज़ें भी हैं जो हमें हमारे काम को आसान कर देता है। अगर आपने कहीं पर n(c)⁻1 देख लिया, n(c)⁻1, जहाँ पर n, यहाँ पर n क्या है 5, तो 5(c)1 कहीं पर देख लिया, यहाँ का n क्या है, यहाँ का n 5 है ना, तो 5(c)1 ऐसा कहीं पर भी देख लिया तो उसका आंसर क्या आएगा, n आएगा, यानी 5(c)1 = 5, अगर ऐसा कहीं देख लिया तो। ठीक है, अगर आपने NC0 देख लिया, NC0, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 1, और आपने अगर NCN भी देख लिया तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, x प्लस वाई द होल रेज टू 5 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो इक्वल टू के बाद से लेके प्लस तक का पार्ट है, यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देखो, ये NC0 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसके जगह पर ये आ गया 1, ये x रेज टू 5 माइनस 0 यानी x रेज टू 5 आ गया, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, तो ये क्या आ गया, ये इंटू 1, ये आ गया समझ में। उसके बाद ये आएगा प्लस साइन, बड़ा प्लस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो,
5c1, तो nc1 जब होता है तो क्या आंसर होता है n, nc1 आंसर n है, तो 5c1 तो आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है, ये प्लस के बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा n यानी 5, इसका आंसर 5 आ गया। x 5 - 1 तो ये x⁴ आ गया, और ये y⁴ ये सिर्फ y आ गया। उसके बाद ये वाला पार्ट देखना है यहाँ तक, तो इसके लिए कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है, यानी कि nc⁻², इसके लिए हमारे पास कोई पार्ट नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई और मेथड नहीं है, बल्कि निकालना पड़ेगा कौन सा मेथड, फैक्टोरियल मेथड। मैं बात इसकी कर रहा हूँ ये वाले पार्ट की, ये 5c2, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, Cn, r का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू n का है 5, c है और r का वैल्यू 2 है, तो आप क्या करोगे, n फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये 5 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। तो ये 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। 5 - 2 क्या होगा 3, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 × 2 × 1, और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 2 × 1। ऐसे निकालते हैं हम लोग फैक्टोरियल्स, ठीक है। अब देखते हैं कैंसिल कौन होता है, तो ये 3 3, ये 2 2, ये 1 1, ये कैंसिल, ये 2 1 ज़ा और ये 2 2 ज़ा, तो यहाँ से क्या बचा, इसका आंसर 10 बच गया। क्या बच गया, 10। ये आ गया समझ में आपको। तो ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दोगे यहाँ पर, इसकी जगह पर 10, और x 5 - 2 तो x3, और ये x² आ गया, सॉरी y² आ गया। उसके बाद प्लस के बाद अगेन आपके पास एक और फार्मूला बनाना पड़ेगा इसके लिए, ये वाले पार्ट के लिए। तो ये है n 5 है, c है, और इस टाइम ये 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, n का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये होगा हमारा 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा, 5 - 3 2, तो 2 × 1 उसका फैक्टोरियल, और इधर 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो ये 2 2 कैंसिल, ये 2 और इससे 2 जाएगा, ये 3 से 3 जाएगा, 1 1 सब चले गए। अगेन क्या आ गया, 2 5 10, तो यहाँ पर भी आ गया भैया 10 ये वाले पार्ट से, और ये x², इस बार ये y3 आ रहा समझ में। उसके बाद अगेन एक प्लस का पार्ट रहेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी हमें फैक्टोरियल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अपना ये 5c4, तो इसमें कैसे करेंगे, 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये n का फैक्टोरियल हो गया, n - 4 n - r यानी कि ये 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 1 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 5 बचा। तो ये वाले पार्ट में सिर्फ बच रहा है इसका 5, और ये x 5 - 4 x हो गया, और ये y⁴ हो गया, प्लस अब ये वाला पार्ट याद करो, तो NCN क्या होता है 1 होता है, तो इसका पार्ट 1 आ गया, तो 1 × x 5 - 5 x⁻0, एनीथिंग ⁻0 इज़ 1 × y⁵ तो अब ये पूरे जब आंसर को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x + y ⁵ = 2, यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई हो गया, आ गया x⁵, उसके बाद ये प्लस 5 x⁴y प्लस 10 x³ y² प्लस 10 x² y³ प्लस 5 x y⁴ प्लस 1 × 1 1, और ये y⁵, तो ये होगा हमारा एक्सपेंशन बराबर x⁵ 5 5x⁴y 10x³ y² 10x² y³ प्लस 5x y² प्लस y⁵ 5, ठीक है। अब यहीं से इसी की हेल्प से अगर ये x + 1 ⁵ होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x रहेगा, x⁵ 5 प्लस 5x⁴
और जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 1, तो ये सिर्फ 5x⁴ बचने वाला है। प्लस के बाद ये 10x³, 1 का स्क्वायर 1, तो ये सिर्फ बचेगा 10x³। यहाँ पर 10x², y की जगह 1, तो 1³ वो 1 हो गया, प्लस 5x, y की जगह 1, 1 का रेज़ टू 4 1 हो गया, और प्लस y रेज़ टू 5 दैट इज़ 1, 1 रेज़ टू 5 इज़ 1। तो ये इसका आंसर जिसको हमको सिंप्लीफाई करना था ऐसा हो जाएगा। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आता था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। तो अब हम सम की तरफ बढ़ लेते हैं। तो सीधी सी बात हो गई, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लिम x टेंस टू 0, और ये जो x+1 द होल रेज़ टू 5 है, इसको लिख देंगे x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 10x² प्लस 10x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, और ये प्लस इसके बाद क्या है -1, तो ये -1, और नीचे क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। ऑलराइट, अब हम लोग फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे कट जाता है सिंप्लीफाई करने टाइम, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वो हट गया। और उसके बाद लिम x टेंस टू 0, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x है, x है, x है, हर जगह x है, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये x⁴ 5x³ प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 5, और नीचे कौन है, x है। तो ये x कॉमन लेने से ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं लिमिट का वैल्यू पुट करके देखूँगा, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 0, तो यहाँ 0 का 4 प्लस 5, ये 0 का क्यूब प्लस 10, ये 0 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0 प्लस 5। तो ये सब जो 0 वाले पार्ट हैं ये तो 0 हो गए, आंसर सिर्फ हमारा क्या आया, 5। तो 5 इज़ आवर फाइनल आंसर फॉर दैट गिवन लिमिट। इसमें मेन पार्ट था बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कैसे करने का, ठीक है। और आपने देखा हम जब 0/0 था तो एक फैक्टर जो है ये x और x का, इसको जब हटा दिया तो आंसर चेंज हो गया, आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग सम।